नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सेल, है ना, प्रोटोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की यानी पशु प्राणी वगैरह की और वनस्पति की यानी कि आप किसी भी बेसिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा के देख लीजिए तो उसका जो होता है बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक मेम्ब्रेन से कवर होता है और उसके अंदर सारी चीज़ें होती है। प्रोटोप्लाज्म एक बेसिक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अभी इसका जो बेसिक यूनिट होता है जिसे कहते हैं हम लोग सेल यानी कि कोशिका, यानी कि गुजराती में बोलते हैं कोष, है ना। तो वो जो सेल होता है वो होता है हमारी ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, और वो इंडिविजुअल लाइफ अपनी कैरी कर सकता है, वो सारी प्रोसेस कर सकता है ना। तो सेल है, आपने पढ़ा होगा बचपन में अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, एक ही कोशिका है जिसमें जीव है और जो सारे कार्य करता है। पर हमारे जैसे बड़े मनुष्य में, वनस्पति में, है ना, और एनिमल्स में, पशुओं में, प्राणियों में, सब में ये एक सेल पूरी सारे काम नहीं करते, है ना। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर सिस्टम यानी कि बहुत सारे अलग अलग कोशिकाएं मिल के काम करती है। बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं कैसे काम कर सकती है, तो वो इंटरडिपेंडेंट रहती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। यानी कि अगर एक कोशिका का काम कुछ है तो दूसरी कोशिका का काम अलग है, तीसरी कोशिका का काम अलग है। अब ये काम अलग है तो वो एक का काम दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। कुछ सीक्रेट करती है, कुछ एक्सक्रीट करती है, कुछ ग्रोथ फॉर्मेशन करती है, कुछ एसिमिलेशन करती है, कुछ एब्सॉर्प्शन करती है, हाँ, और कुछ इरिटेबिलिटी करती है, कुछ कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी करती है, कन्वर्टेबिलिटी करती है। ये सारे फंक्शन होते हैं सेल्स के, है ना। और ये कोशिकाएं, सेल्स, पुराना फंक्शन सारा सब इकट्ठा हो जाए और सब मिल जाए, यानी कि एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, इंटरडिपेंडेंस रहता है। तो हम जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जिनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं यानी कि बहुत सारी कोशिका होती है, तो वो सेल्स यानी कि कोशिकाएं एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं। और बहुत सारे कोष एक जैसे मिल जाए यानी कि बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाएं तो वो टिश्यू बनाती हैं, पेशी, है ना। तो अपने को बॉडी का नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एक एक सेल पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और एक एक सेल का भी फंक्शन, हम मल्टी सेल्यूलर सिस्टम है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, एक सेल दूसरे सेल पे डिपेंडेंट रहता है। अगर आप अमीबा की बात कर लो तो अमीबा खुद ही ग्रोथ करता है, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, खुद ही रिप्रोडक्शन करता है, खुद ही एब्सॉर्प्शन करता है, खुद ही एसिमिलेशन करता है, खुद ही अंदर सिक्रीशन करता है और खुद ही एक्सक्रीट करता है। पर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वैसा नहीं होता। हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाएं इकट्ठी होकर टिश्यू बनाती है और वो टिश्यू यानी कि पेशी सब मिल के इंटरडिपेंडेंट हो के ये सारे फंक्शन करके हमारी बॉडी को चलाते हैं, वैसे एनिमल को या फिर वनस्पति को चलाते हैं। तो ये हो गया सेल का इंट्रोडक्शन, है ना। बायोलॉजी में रॉबर्ट हुक ने ये पहली दफा सेल को एक पेज पे लाया था कि उन्होंने ढूंढा था, उनका टाइम था 1600 टू 700 के टाइम पे रॉबर्ट हुक सर ने ये सेल वर्ड लाया और सेल यानी कि स्टोरेज सिस्टम, और उन्हें ढूंढा था, ठीक है। अभी ये सेल आपने देख लिया, तो सेल यानी कि कोश, इसी तो अभी आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो उसके अंदर का बेसिक स्ट्रक्चर, सेल के या कोश का अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है ना। तो बेसिक, एकदम बेसिक में बताएंगे तो सेल यानी कि कोश में एक बाहर से एक लेयर मेम्ब्रेन बनी होती है, पूरी मेम्ब्रेन, और उसमें दो चीजें होती है मेन।
एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि बीच का जो पार्ट है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो कंट्रोल पावर रखता है अपने पास एक्टिविटीज के लिए। न्यूक्लियस है ना, वो हर सेल का हमारी बॉडी में एक न्यूक्लियस होता ही है, और वो न्यूक्लियस अपने बेसिक सेल का स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शन, ये सब मेंटेन करने का काम करता है। तो यानी कि ये एक एपिसेंटर जैसा है न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस के बाद है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या चीज होती है, न्यूक्लियस से सराउंडिंग के अंदर जितना भी बेसिक मटेरियल होता है, वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सारी चीजें वो मिला के वो मेम्ब्रेन के अंदर पूरा, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। तो डॉक्टर ब्राउन ने ये एक स्पेरिकल बॉडी ढूंढा था जो एक न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, पूरा प्रोटोप्लाज्म था, ढूंढा था 1933 में, है ना। तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा जो न्यूक्लियस है, जो बेसिक है, उसमें क्या होता है कि उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स यानी कि हमारी बॉडी का आनुवंशिक वारसागत जो प्रोटोटाइप होता है वो वहाँ होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। आपने जीन्स वगैरह जो सुना होगा, वो बेसिक न्यूक्लियस होता है, और वही वर्क करता है सेम हम जो डीएनए बोलते हैं वगैरह, वो प्रोटीन, वो क्रोमोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और इसका अगर रिप्रोडक्शन होता है तो अपने जैसा सेम ऑर्गेनिज्म और सेम सेल, यानी कि एक कोष में से दूसरा कोष पेशी बनाने का काम, और हमारे मल्टी सेल्यूलर में एक सिस्टम है हमारी बॉडी, उसमें से सेम रिप्रोडक्शन का काम के लिए ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है। बहुत ही जरूरी है आपको बेसिक सेल और कोष यानी कि कोशिका का अगर ये बेसिक काम पता चले तो एवरी टाइम आपको न्यूक्लियस का प्रोटीन सिंथेसिस जेनेसिस क्या है, फिर उसका वर्क क्या है, वो पता चलेगा। क्योंकि एक कोश के अंदर, हर सेल के अंदर, हर कोशिका के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने की एबिलिटी है, और वो वर्किंग कैपेबिलिटी की वजह से, एबिलिटी की वजह से वो सेल बनता है अपने आप में एक फंक्शन का एपिसेंटर। यानी कि हम जो बोलते हैं मस्कुलर या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, है ना, तो न्यूरोमस्कुलर एक दूसरे पे डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, नर्व्स और मसल, तब जाके वो काम करती है। वैसे ही हमारी बॉडी की हर कोशिकाएं, हर सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनाते हैं, पर उसका एक ही बेसिक फंक्शन दूसरे सेल के बेसिक फंक्शन से एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तब जाके हमारा काम पूरा होता है, क्योंकि हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो न्यूक्लियस का जो होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वहाँ क्रोमोसोम होता है। अब बारी है साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक आप समझ लो कि अंदर फ्लूइड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फिर फैट होता है, मेटाबोलाइट होता है, फिर अंदर ऑर्गन्स लाइक छोटे 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 पार्ट होते हैं, है ना, जो अपने अलग अलग डिफरेंट बेसिक वर्क करते हैं। कुछ फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं, स्ट्रक्चरल भी होते हैं, क्योंकि हमको फंक्शनल भी रहना है और स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, अभी ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, तो उसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। तो दो टाइप के कंपोनेंट्स में एक है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल में क्या है कि जो मैंने जैसे बताया कि जो वर्किंग यूनिट है, यानी कि जिसे हम ऑर्गन बोलते हैं, है ना, तो वो एक सेल के अंदर जो होता है उससे बोलते हैं ऑर्गेनेल है। वो ऑर्गेनेल काम करता है एज फंक्शनल, स्ट्रक्चर नहीं, एज फंक्शनल। वो होता है, उसका कुछ फंक्शन होता है ना, वो ऑर्गन होता है, छोटा स्मॉल ऑर्गन, एक सेल के अंदर छोटा सा स्मॉल ऑर्गन।
तो वो है ऑर्गेनल। और दूसरी चीज होती है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स यानी कि हमारी बॉडी में जो फैट, लिपिड, स्टीरॉयड, सिक्रीशन, ये जो सारी चीजें हैं वो है इंक्लूजन्स, है ना। दे आर द पार्ट, दे आर द मेटाबोलाइट्स, है ना। तो इस बेस के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर ये दो चीजें होती है। एक ऑर्गेनेल जो हमारा ऑर्गन है, स्मॉल ऑर्गन जो फंक्शन करवाने का काम करते हैं, और दूसरा है इंक्लूजन्स के जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो प्रोटीन है या फैट है या लिपिड है या फिर स्त्राउस है। तो जो सेल है, कोशिका है ना, उसका एक एमोर्फस स्ट्रक्चर होता है, पर ऑर्गेनेल को रहने के लिए ये पूरा मेम्ब्रेनस कवर होता है और एक यूनिट बनाता है। तो हमारे बेसिक स्मॉल ऑर्गेनेल को रहने के लिए जो पूरा स्ट्रक्चर बना मेम्ब्रेन से कवर होके, वो पूरा सेल, उसके बीच में न्यूक्लियस, उसके आजू बाजू की जो अंदर के जो सारा है बना हुआ साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, पूरा राउंड में बना हुआ है। वो एक मैट्रिक्स की तरह रेडी हुआ है। ग्राउंड बेस बना लिया, उसका बॉर्डर कर दिया, बीच में न्यूक्लियस आ गया, उसके अंदर सब साइटोप्लाज्म आ गया और छोटे छोटे ऑर्गेनल्स आ गए और अंदर सारे इंक्लूजन्स आ गए। ठीक है, तो ये था बेसिक सेल स्ट्रक्चर। अभी कैसा होता है कि मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन कनेक्टेड होके सेल्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं और अटैच होके वो पेशी बनाते हैं। पेशी यानी कि टिश्यू, है ना। तो ये टिश्यू बहुत बड़ी होती है और हमारा एक ऑर्गन बना लेती है। पर कभी कभार ये सेल्स एक दूसरे से मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए, बीच में लेयर ही नहीं होती, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू मेम्ब्रेन है, पर कहीं कहीं मेम्ब्रेन नहीं होता है और दो सेल एक दूसरे से कनेक्टेड, तीन सेल कनेक्टेड, इसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है लीवर में। और वो जो कॉर्ड होती है ना, जब अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चेदानी से बच्चा बाहर निकलता है और जो कनेक्टेड होती है अम्बिलिकल से बच्चे के, उसमें भी वैसा स्ट्रक्चर, वार्टन्स जेली, है ना। वो कनेक्टेड मास है प्रोटोप्लाज्म का, उसमें एक सेल से दूसरे सेल के अंदर बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है और मल्टीपल न्यूक्लियाई है। ये थोड़ा डिफरेंट थिंग था, इस वीडियो में बताना जरूरी था। तो आज आपने देखा सेल का एकदम बेसिक ओवरव्यू। सेल क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हमारे सेल के फंक्शन से है। तो ये सारे मिला के सेल्स टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू बनने के बाद एक ऑर्गेनिज्म में से पूरा सिस्टम बनता है और एक ह्यूमन बॉडी बनती है या फिर एक एनिमल बॉडी बनती है या फिर वनस्पति बनती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या फंक्शन होता है और कौन सी चीज है जो लाइफ को आगे कैरी करते रहते हैं, रिप्रोडक्शन होता रहता है ना। तो अभी तो टॉपिक बहुत सारे आएंगे, ये सिर्फ बेसिक सेल है। हम धीरे धीरे पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ा बीच बीच में वेट हो जाता है, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे सबको भेजते रहिए। और मेरी चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आते रहिए। आगे भी सारी सिस्टम के वीडियो रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।